एक मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आज है हमारी इस बैच की पहली क्लास। ठीक है। और आज हमें श्री गणेश करना है अपने सिलेबस का। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी गुड इवनिंग सबको। मैं आपसे कोई ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने खरीदने के लिए भी नहीं कहूँगा। मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा। क्या? कि ये 15 दिन धीरज बना के रखना है, पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझना है और उसके नोट्स बनाने। ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आएगी, नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते, तो उसको लिख लेना है। रिवीजन करना ही करना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है। नोट्स बनाते समय आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई ये क्या बता दिया, ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है, तो उसको लेकर घबराना नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो रेलिवेंट है, वो लॉजिकल है, वो हमारे लिए जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। हम समझ पा रहे हैं पहली बार में कि नहीं समझ पा रहे हैं, हम दूसरी बार में समझ पाएंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। मेन बात ये कि कोई भी पॉइंट ऐसा मिले जो आपको लगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अपना मार्क कर लो, स्टार बना लो, सर्कल कर लो। ठीक है। उसको अपना लिख लो कि ये भाई बात मुझे पूछनी है बाद में, डाउट क्लास में मुझे ये डाउट अपना क्लियर करना है। हो सकता है कि अगली किसी क्लास में जो आपका डाउट है वो आपको बिना पूछे ही बता दिया जाए, अपने आप ही आपको पता चल जाए उसका सोल्यूशन। ना भी पता चले तो डाउट क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है। कुछ आपको शुरुआत की 2-3 क्लासेस ऐसी लगेंगी थ्योरी टाइप है, ये तो सर जी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को समझना है तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं लैंग्वेज के, वो हमें एक बार जानने ही पड़ेंगे। उन पे हमारी कमांड अच्छी होगी तभी हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। बिना बेसिक्स के कमांड के कोई क्वेश्चंस को नहीं समझ पाता। तो अभी हम आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज पहली क्लास है। मैं आपसे केवल दो यहाँ पर एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, फिर हमें वो मिल जाएगा कि जो हमें पढ़ना है और हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन मैंने लिखा बच्चों, आई हैवंट हर्ड ऑफ सच अ ट्री एज दे आर टॉकिंग अबाउट। ये जो दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दो क्वेश्चंस केवल आपको ये समझाने के लिए कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है। द थ्योरी which completely changed the concept what time is Einstein's theory of relativity। थोड़ा सा आपको बड़े सेंटेंस लग रहे होंगे कि सर जी ने तो शुरुआती बहुत बड़े बड़े सेंटेंस कर दी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए, पढ़कर समझिए, समझने के बाद में कोशिश कीजिए क्या इनमें कोई करेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है। ये केवल दो क्वेश्चंस आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम 10-15 क्लासेस तक मेहनत करेंगे, इसके बाद हमें जाना कहाँ तक है। हमें उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स डेवलप करने हैं कि हमें ये सेंटेंस देखते ही, चुटकी बजाते ही समझ में आ जाए कि सही क्या है गलत क्या है, और लॉजिक के साथ समझ में आ जाए। ठीक है। कल भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे हैं कि सर जी ये 15 दिन के बाद में जो बैच बनेगा उसकी फीस क्या होगी। तो मैं बता दूं उसकी कोई फीस नहीं होनी है। ठीक है। बस ये है कि उस बैच में जाने के लिए आपको टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब वो टेस्ट के क्वेश्चंस मैं ही बनाऊंगा और उन कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड बनाऊंगा जो मैं आपको इन 15 क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो आप मन से पढ़िए,
ईमानदारी से मेहनत करिए, टेस्ट में आपके नंबर जरूर आएंगे अच्छे और आप उस बैच में जरूर एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस देखे सबने। हाँ, डेली रिवाइज करने नोट्स। देखो, अब अगर आपने ये सेंटेंसेस देख लिए तो मैं आपको बताता हूं, पहले वाला जो सेंटेंस है और दूसरे वाला सेंटेंस है, दोनों ही गलत है। दोनों के गलत होने के पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले वाला सेंटेंस है, पता नहीं आप जान पाए या नहीं जान पाए, ये इलॉजिकल है, इट डजेंट मेक अ लॉजिकल सेंस। और ये वाला सेंटेंस जो है ये अनग्रामेटिकल है। कोई भी सेंटेंस सही होता है या गलत होता है वो डिसाइड होता है इस बात से कि ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट है, लॉजिकली वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये 15 दिन बाद आपको समझ में आएगा, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन शुरू में बस इसलिए पूछे गए हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो भले शुरुआत में आपको थ्योरी टाइप लगे, लेकिन उसको समझने से हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हमें हासिल क्या होगा, हमें अचीव क्या होगा। हम 15 दिन मेहनत भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, रेगुलर क्लास भी लेंगे, डाउट्स भी पूछेंगे, तो उससे हमें मिलेगा क्या? तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चंस डील करने की काबिलियत आपको मिलेगी। ठीक है, चलो। आई हैवेंट हर्ड ऑफ सच अ ट्री एज दे आर टॉकिंग अबाउट। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ग्रामेटिकली थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूं, फिर अभी बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। ये जो हमने लिखा हैवेंट हर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये नेगेटिव है। नॉट लिखा ना, नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है। ये पता होना चाहिए सबको, नहीं पता है तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम किसी एक्शन को लिखते हैं तो उस एक्शन का जो इफेक्टिव टाइम होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है। तो आई हैवेंट हर्ड ऑफ सच अ ट्री एज दे आर टॉकिंग अबाउट। जिस तरीके के पेड़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, ऐसे पेड़ के बारे में मैंने नहीं सुना है। अब सोचने वाली बात है कि अगर आपने ऐसे पेड़ के बारे में सुना ही नहीं है तो आपको पता कैसे चल गया कि कौन से टाइप के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपको ये पता है कि किसी पेड़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो भले ही हो सकता है आपने आज से पहले कभी ना सुना हो, लेकिन अब तो सुन लिया है। अब सुन लिया है आपने, तभी तो आपने ये टाइप का डिटर्मिनर सच यूज किया है। सच जो होता है ये टाइप का डिटर्मिनर होता है। तो अगर हम देखें तो ये लॉजिकली सेंस, मतलब लॉजिक को डिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने कभी ऐसे पेड़ के बारे में नहीं सुना जैसे पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आपने सुन लिया। नहीं सुना तो आप जान कैसे पाए कि किस टाइप के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं? हमने सच डिटर्मिनर यूज किया है, तो सच डिटर्मिनर जो होता है वो टाइप का डिटर्मिनर होता है, तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर टाइप के बारे में, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। और आपने भले पहले कभी ना सुना हो, लेकिन अब तो आप सुन चुके हो उसके बारे में। ठीक है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? आई हैवेंट हर्ड ऑफ सच अ ट्री बिफोर। अब ये सही हो गया। तो आई हैवेंट हर्ड ऑफ सच अ ट्री बिफोर एज दे आर टॉकिंग अबाउट, कि मैंने पहले कभी ऐसे पेड़ के बारे में नहीं सुना जैसे पेड़ के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब तो मैंने सुन ही लिया है, अब तो मैं जान ही गया हूं कि भाई किस टाइप के पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। पहले कभी नहीं सुना होगा तो यहाँ पे आपको बिफोर लिखना पड़ेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको ये समझ में आ गया होगा बिफोर लिखने से क्यों सही हो गया, नहीं बिफोर लिखा था क्यों गलत था, लेकिन हमें इतना समझदार बनना है, उसके लिए आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अनग्रामेटिकल है। ग्रामेटिकली उसमें एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, आप नोटिस कर पाए या नहीं मैं बताता हूं। देखो, यहां पर एक हमने सब्जेक्ट लिखा, द थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने लिखा यहां पर विच कंप्लीटली चेंज द कॉन्सेप्ट व्हाट टाइम इज। वो थ्योरी जिसने कंप्लीटली चेंज कर दिया कि कॉन्सेप्ट की टाइम क्या है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो गया। अभी आपको सेंटेंस को इतने टुकड़े करके देखना नहीं आता होगा, हो सकता है कुछ को आता भी हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं आता होगा, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, द थ्योरी, आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
और बीच में लिखा हुआ विच कंप्लीटली चेंज द कॉन्सेप्ट व्हाट टाइम इज। ठीक है, ये विच कंप्लीटली चेंज द कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे रिलेटिव क्लॉज है। व्हाट टाइम इज नाउन क्लॉज है जो कॉन्सेप्ट के लिए यूज की गई है। इसमें व्हाट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, टाइम जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे द थ्योरी सब्जेक्ट लिखा है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका प्रेडिकेट लिखा है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है। कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हो तो उसमें मेन वर्ब का होना मस्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप प्रेडिकेट लिखोगे तो प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होती ही वर्ब है। आप देखो आपके प्रेडिकेट में कोई वर्ब नहीं है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक नाउन फ्रेज है, द थ्योरी एक सब्जेक्ट है वो भी नाउन फ्रेज है, वर्ब इसमें मिसिंग है। तो अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको एक वर्ब लिखनी पड़ेगी। क्योंकि जो थ्योरी है और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सेम है, तो हमें यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं, तो आप इज लिख दो। तो अगर हम यहाँ पे इज लिख देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। उसमें आप बिफोर लिखोगे तो सही होगा, इसमें आप इज लिखोगे तो सही होगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है बच्चों। चल, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम कर लेते हैं। ये आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया उसकी चिंता मत करना। ठीक है, ये केवल मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया कि जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि हम ये सीख कर, हम ये पढ़कर पहुंचेंगे कहां तक, हमें जाना कहां तक है। ठीक है, गुड इवनिंग। आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। पहली क्लास का हमारा, मैं इसमें आपको ना 5 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बेसिक्स में, और उन 5 टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेप्ट कर मतलब कमांड करनी है। वो 5 टॉपिक्स पे अगर आपने कमांड कर ली तो इंग्लिश में आपको कोई रूल याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी लॉजिक के साथ में। पहला टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। आप सबसे मैं बस ऐसे पूछना चाहता हूं कि सेंटेंस को अगर आपको डिफाइन करना रहे तो आप कैसे करोगे। कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस क्या होता है, मान लो आपका छोटा भाई बहन आपसे पूछते, आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछते कि सेंटेंस क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे, सेंटेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे सेंटेंस को। व्हाट अ सेंटेंस इज, ये क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से आंसर बताओ, सेकंड 2 सेकंड में जितनी जल्दी बता सकते हो। व्हाट अ सेंटेंस इज, सेंटेंस क्या होता है। मैंने पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, अब मुझे आंसर करो जल्दी से। व्हाट अ सेंटेंस इज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड। अब ये जो आप सारी चीजें बता रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ना हम इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं, आ जाइए। अ सेंटेंस इज such an arrangement of words as has a grammatical form फॉर्म की जगह मैं स्ट्रक्चर वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड अ कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। चलो, चैट जीपीटी से इंग्लिश मत सीखना मेरे भाइयों, नहीं सीख पाओगे। कॉपी पेस्ट मत करना। अगर चाहते हो आपकी अपनी समझ डेवलप हो, आपको चीजों को देखने का अपना नजरिया डेवलप हो, तो आपको ओरिजिनल बनना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है।
मैं भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने लिखा है इसको याद कर लो, इसको रट मारो ना। मैं केवल आपको इसके थ्रू समझाऊंगा, आप सेंस को कैच करना। वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंस इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे क्या सेंस है, आपको उसको कैच करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वर्ड्स एज इट इज रट लो, वर्ड फॉर वर्ड रट मारो, जो मैंने कहा बोला बताया है, ऐसा नहीं है। एक ही बात को कई तरीकों से कहा जा सकता है। लैंग्वेज की सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप एक ही बात को कहने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप सबने जो डेफिनेशन बताई है वो गलत है या कुछ इधर उधर है ना, वो भी ठीक होगी, लेकिन हमें ये डेफिनेशन समझनी है। मैं आपकी समस्या समझता हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश सीखने में क्यों दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको ये डेफिनेशन समझनी और याद करनी है। जो आपका टेस्ट होगा 15 दिन बाद, उसमें ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखो हम सेंटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। अ सेंटेंस इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो और एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग हो। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट वर्ड्स का जिसका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल हो, ध्यान देना इन वर्ड्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मीनिंग लॉजिकल और कंप्लीट हो। अब हमारे दिमाग में कई बार आता है कि क्या कोई जो सेंटेंस है उसकी डेफिनेशन हम कई बार पढ़ते हैं तो लिखा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कुछ अपना बच्चे कुछ बता रहे हैं, फ्रेज होती है, क्लॉज होती है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। हमारे पास आइडियाज हैं। अच्छी बात यह कि तुम्हें कम से कम ये पता है कि भाई वर्ब भी कुछ होता है, प्रेडिकेट भी कुछ होता है, सब्जेक्ट भी कुछ होता है, फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है। ये अच्छी बात है कि आपको कम से कम ये पता है कि ऐसी भी कोई चीजें होती हैं। अब इनको सही कर देना मेरा काम है, इनको फाइन ट्यून करना मेरा काम है। आपके पास जानकारी है, बिखरी बिखरी है, इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू निकालकर नॉलेज में कन्वर्ट करना मेरा काम। ठीक है, आ जाए। एक मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने किसी पर्सन से कहा गो होम, तो क्या ये सेंटेंस है या नहीं है। मैं किसी से कहूं गो, तो ये सेंटेंस है या नहीं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ज्यादातर सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज बता दिए मुझे कि अगर मैं केवल इतना लिख दूं गो, तो क्या मैं इसको सेंटेंस ना कहूं, या गो होम को मैं सेंटेंस ना कहूं, कहेंगे ना। तो गो क्या है, एक सेंटेंस है। आपने एक बात कही, ठीक है, उस बात का मीनिंग समझ में आ गया, जिससे हमने कहा गो, वो समझ गया कि मेरे से क्या कहा गया है, मीनिंग प्रॉपर कन्वे हो गया, सिंगल वर्ड से कन्वे हो गया, तो ये सेंटेंस है। हमने फुल स्टॉप लगाया और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप लोग जानते होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, हमेशा डिफॉल्ट सब्जेक्ट होते ही हुए, वो लिखा बोला नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, वो यू ही होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमने लिखे गो, तो ये तो सेंटेंस ही है बच्चे, सिंगल वर्ड सेंटेंस है, इसमें तो ग्रुप नहीं है। तो ठीक है, सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे ही होंगे। बहुत से इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सिंगल वर्ड से ही बन जाते हैं, है ना। तो ये भी है। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि जो आप सेंटेंस की डेफिनेशन जानते हो उसको भी अपना ध्यान रखो, लेकिन इसको सीख लो। क्या सीख लो, कि सेंटेंस वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है जिसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो और कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग हो। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिखता हूं आपके लिए, देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा द सॉन्ग संग मोहन। द सॉन्ग संग मोहन, ठीक है। दूसरा हमने लिखा द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड
ऐसे लिख दिया। क्या हम इनको सेंटेंस कहें? हाँ, गो वर्ब भी होती है बेटा, लेकिन सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे हमने किसी को ऑर्डर करना है जाओ, तो आप कैसे लिखोगे, बोलोगे गो। तो गो जो सिंगल वर्ड है वो इंस्ट्रक्शन हो गया, फुल स्टॉप लगाया ना तो सेंटेंस बन गया। भी देखो फुल स्टॉप लगा दिया ना बच्चे, फुल स्टॉप लगा दिया तो ये सेंटेंस हो गया। ठीक है। द सॉन्ग संग मोहन द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड। क्या इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहें? नहीं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? समस्याएं हैं, ये ग्रामेटिकल नहीं है या ये लॉजिकल नहीं है। जैसे देखो, ये जो संग है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप लोग पहले से भी जानते होगे, नहीं जानते होगे तो हमेशा ध्यान देना कि कभी भी किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। जब भी आप कोई मेन वर्ब लिखते हो ना बच्चे, तो मेन वर्ब में जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा द सॉन्ग संग मोहन, तो ये जो संग है ना, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो हमने बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख रखी है, तो ये गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन हो सकता है भाई थर्ड फॉर्म हटाओ सेकंड फॉर्म लिख दो। सेकंड और फर्स्ट फॉर्म्स को तो बिना हम हेल्पिंग वर्ब के लिख सकते हैं। मैं देखो एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। ये जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, तो वर्ब फॉर्म्स में ये छोटी छोटी बातें आपको सबको नोट्स बना के अपनी लिखनी है, टेस्ट में इन पे क्वेश्चंस आएंगे। एक वर्ब की हो गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म। एक वर्ब की हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। एक वर्ब की हो गई सेकेंड फॉर्म। एक वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म। एक वर्ब की हो गई आईएनजी फॉर्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो मान लीजिए हमने वर्ब सिंग ऑप्शन में ले ली, तो सिंग वर्ब हो गई बेस फॉर्म। सिंग्स वर्ब हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। सैंग वर्ब हो गई सेकेंड फॉर्म। संग वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म। सिंगिंग वर्ब हो गई आईएनजी फॉर्म। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम कभी कोई मेन वर्ब लिखें, मेन वर्ब, ये बात ध्यान देना, हम मेन वर्ब्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम कभी मेन वर्ब की फॉर्म्स को यूज करें, मेन वर्ब की इतनी ही फॉर्म्स होती हैं, यही वर्ब की फॉर्म्स होती है ना। चलो, ये वाली वर्ब की फॉर्म विद और विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हो। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी यूज होती है। वर्ब की जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगर हम कभी भी कोई मेन वर्ब यूज करें, ठीक है, तो मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जैसे गो है, डू है, सिंग है, प्ले है, कम है, अराइव है, ईट है, टीच है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी और बिना भी हेल्पिंग वर्ब के यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है, ईट्स है, कम्स है, गोज है, टीचर्स है, वो हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के ही यूज होती है। ठीक है। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के ही यूज होती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होती है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, सिंगिंग, ईटिंग, टीचिंग, प्लेइंग, क्राइंग, ट्राइंग, ये सब, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होती है। ठीक है। तो ये समझ में बात आई आपको कि ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर ये बातें आपको पहले से पता थी, बहुत अच्छी बात है, पहले से पता थी तब तो बड़ी सुंदर बात है, आप जल्दी सीखोगे। नहीं पता थी तो अब आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि किन वर्ब की फॉर्म्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, किन के साथ नहीं यूज होती है। सबको पता रहा होगा पहले से। ठीक है। चलो, अब वापस आ जाओ। तो ये जो थर्ड फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, तो हमने बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख रखी, तो हमें ये बात समझ में आ गई भाई ये गलत तो है। अब हम इसको कैसे सही करें? तो एक ऑप्शन आता है कि यहाँ पे हटाओ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिख दो। सेकंड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, लेकिन फिर एक समस्या है।
सेकंड फॉर्म लिख दोगे तो सिंग वर्ब का डूअर सॉन्ग बन जाएगा और मतलब निकलेगा कि सॉन्ग ने गाया मोहन को, जो कि इलॉजिकल मीनिंग होगा। मोहन सिंग कर सकता है सॉन्ग को, सॉन्ग नहीं कर सकता। मोहन डूअर हो सकता है, सॉन्ग नहीं हो सकता। तो अगर हमें इसको सही करना है तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो था लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं था, क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख रखी थी। सब्जेक्ट डूअर नहीं था, डूअर कोई और था, तो पैसिव वॉइस यूज करनी थी, हमने वो नहीं यूज कर रखी थी। तो ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल था। फिर हमने लिखा द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड। द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड में आप देखोगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो हमें पता है, बिल्डिंग अक्रॉस द रोड, लेकिन उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, बाकी कुछ चीजें अधूरी सी हैं। ये इनकम्प्लीट है मीनिंग। द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड से हमें ये तो पता चल गया कि हम बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है। तो कहने का मतलब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ये कंप्लीट मीनिंग तो कोई कन्वे कर ही नहीं रहा। तो ये सेंटेंस गलत है। वो भी गलत था, उसको हमने सही कर लिया। इसको सही करना है तो इसको कंप्लीट करो, मीनिंग कंप्लीट करो, मीनिंग अधूरा है। सेंटेंस को सही होने के लिए दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग। ठीक है। तो द बिल्डिंग अक्रॉस द रोड जो है उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, अधूरा लगता है पढ़ने से, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये गलत है। यहां तक क्लियर? चलो इन्हीं बातों को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज हियर, ही इज देयर, आई एम, ही इज, आई एम हियर, आई एम देयर। बताओ कौन सा सही? जल्दी से बताना सबको। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस हमने सही लिखे हैं, ग्रामेटिकली इनमें कोई करेक्शन नहीं करना है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है। अब बस आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सेंटेंस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का जिसका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल हो और मीनिंग लॉजिकल और कंप्लीट हो, कंप्लीट हो और लॉजिकल हो। ये जो दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, इसमें ये जो सेंटेंस था ये अनग्रामेटिकल था, तो हमने ग्रामर सही कर सही हो गया। इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये इसलिए गलत है। अब ये चार सेंटेंस और पढ़ो, बताओ कौन कौन सा सही। पढ़ना आता है, मीनिंग समझ में नहीं आता बच्चे, मैं उसी के लिए आपको 15 क्लासेस दे रहा हूँ। मैं आपको उसी में मदद करने के लिए क्लासेस दे रहा हूँ, आप बस पढ़ो, आराम से सीखो, धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप होगी, टाइम लगेगा लेकिन होगी। अब देखिए, ही इज हियर वो यहाँ है, ठीक है। ही इज देयर वो वहां है, ठीक है। आई एम हियर मैं यहाँ हूं, ठीक है। आई एम देयर गलत है। अब ग्रामेटिकली सही है लेकिन फिर भी लॉजिकली गलत, गलत है। तो ये चारों सेंटेंस ग्रामेटिकल हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पहले तीन सेंटेंसेस हैं ये लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग इलॉजिकल है, ठीक है। हमने कहा आई एम देयर मैं वहां हूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, तो स्पीकर जहां भी होगा वही हियर होगा। हियर का मतलब होता है एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस का मतलब जिस प्लेस पर स्पीकर है, तो स्पीकर जहां भी होगा वो हियर होगा, वो देयर हो नहीं सकता। तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है हमारा गलत है। समझ में आया? चलो मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात और समझा देता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने लिखा ही इज नॉट हियर, ठीक है। ही इज नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट देयर। बताओ अब कौन सा गलत? कोई कोर्स भी आएगा बेसिक टू एडवांस? अभी बताता हूँ बच्चे, सारी चीजें बताता हूँ।
जल्दी से बताइए। ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट देयर, कौन सा सही? अगर पढ़ाई लिखाई की बातें आप मेरे साथ करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद नहीं जाएगा। गारंटी वर्ड तो मैं नहीं यूज करूंगा, लेकिन लगभग मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे, जो आपको पढ़ाया बताया सिखाया जा रहा है उस पर आपका ध्यान रहेगा, ठीक है, तो आप जो करना चाह रहे हो और जो करने के लिए यहाँ पर आए हो उस वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा बाकी चीजों में इंटरेस्ट लोगे, पढ़ाई के अलावा, तो मैं तो उन पे बात करता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों पे बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप भी सीख नहीं पाओगे। तो जिस लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमें वही काम करना रहेगा तो अच्छा रहेगा। जिसका काम उसी को साझे वाली बात है। हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है, तो हम पढ़ने पढ़ाने की बात करें तो इसमें अच्छा है। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, उसमें इंटरेस्ट ना लेंगे ना लें तो अच्छा है। बच्चों को उत्सुकता होती है जानने की अपने टीचर्स के बारे में, ठीक बात है, लेकिन उससे फायदा क्या है? हम्म, ठीक है, अब देखो, ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट देयर, वो वहां भी नहीं है, चलो ये भी ठीक है। आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ नहीं हूं, तो फिर कहाँ हो? आई एम नॉट देयर, ये सही है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, पता नहीं आप लोगों को ध्यान रहा कि नहीं, लेकिन मैं रोज रोज आपको याद दिलाता रहूंगा काम की बातें। सर सीजीएल बस पास करा दीजिए। पास आप अपने आप करोगे, इस भूल में मत रहो कि मैं कोई जादू करूं, मैं नंबर दिला दूंगा, मैं कभी ऐसा क्लेम नहीं करता। करते होंगे सो करते होंगे, मैं नहीं करता, ठीक है। मैं केवल आपकी मदद करने के लिए हूँ, करना धरना आपको है बंधु। मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, मैं उसमें केवल आपकी मदद करने के लिए हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, प्रसाद चढ़ा दोगे मन्नत पूरी हो जाएगी, ऐसा मत समझना। मेहनत कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो तो सही जगह पर हो। और मंगता टाइप हो कि मैं कोई कृपा कर दूं तुम्हारे ऊपर, तो देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कहानी क्या है कि मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद में रुको, उसको सोचो समझो और फिर आंसर दो, ठीक है। अब आप सोचोगे तो आई एम नॉट हियर जो है ये इलॉजिकल है, ग्रामेटिकली सही है, ग्रामेटिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट स्पीकर जहां पर होता है उसको हियर ही कहा जाता है। तो अगर हम कहते हैं आई एम नॉट हियर, तो ये इलॉजिकल है, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे भी हो वो पॉइंट हियर ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट देयर तो सही, आई एम नॉट हियर गलत है। तो इतनी देर में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कुछ सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो गलत होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रामर, कुछ सेंटेंसेस हमारे गलत होते हैं बिकॉज ऑफ मीनिंग। रूल पढ़ने वाले बच्चे केवल एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, ग्रामर पे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मीनिंग क्या है, उस पर उनका ध्यान नहीं होता। मैं आपसे चाहता हूं कि वो जो कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग है उस पॉइंट पर भी हमारा ध्यान रहे, ठीक है। काम की बातें, दो एग्जांपल मैं आपसे बस और पूछूंगा, आंसर बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। दे किल्ड ही, दे किल्ड मी, कौन सा गलत? लाइव क्लास बच्चे आपकी 4 बजे शुरू होती है और आपकी लाइव क्लासेस 4 o'clock मतलब 4 PM हुआ करेंगी। आपका टाइम यही रहेगा, ठीक है। ये लास्ट दो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ सेंटेंस को लेकर, उसके लिए। अब तक आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता, तो दो एग्जांपल्स और सी। हमने लिखा दे किल्ड ही, दे किल्ड मी, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा गलत? दोनों गलत, दोनों ही गलत हैं बच्चों, ठीक है। क्यों गलत है समझना। ये जो सेंटेंस है दे किल्ड ही, ठीक है, ये है अनग्रामेटिकल, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ये है इलॉजिकल। ये जिस कॉन्टेक्स्ट को जिस मीनिंग को कन्वे कर रहा है वो लॉजिकल नहीं है, वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो,
दे किल्ड ही, इसमें क्या समस्या है भाई? दे सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गई, ही ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें पता है कि जब हम किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिम लिखो तो सही हो जाएगा। तो उसमें ग्रामेटिकल एरर थी कि हमने कोई वर्ड था उसकी सही फॉर्म नहीं यूज कर रखी थी। ठीक है, यहां पर आ जाओ, दे किल्ड मी। ठीक है, इसमें क्या समस्या है? इसमें तो हमने सही लिख रखा है भाई, इसमें दे सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्टिव केस होता ही है, तो वो भी सही है। लेकिन जब सोचोगे तब जान पाओगे गलत है। बैच की कोई फीस नहीं है, बस मेहनत करनी है, अच्छे से सीखना है, तभी आगे बैच में जा पाओगे। मेन बैच में फीस कोई नहीं है। ठीक है, कोई फीस नहीं है, फ्री है मेरे भाइयों। भले तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन 15 दिन के बाद भी आप जिस कोर्स में जाओगे वो भी फ्री है। बस कंडीशन ये कि भाई मेहनत करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो और वो टेस्ट क्वालिफाई कर लो। ठीक है, दे किल्ड मी हमने लिखा तो ये ग्रामेटिकली बोलने पढ़ने में सही लगता है। लेकिन आप एक चीज सोचो, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला व्यक्ति। दे किल्ड मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये काम पास्ट में हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये पर्सन पास्ट में मर गया होगा। अगर ये पास्ट में मर गया होगा तो आज ये बता कैसे रहा है? सोचोगे तब ना जानोगे, जब सोचोगे नहीं तो नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़कर फिर सोचो कि ये तुमने पढ़ा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, और फिर उसके बाद में सही गलत डिसाइड करो। वो जो बीच में स्टेप है ना, सोचो, वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ दिक्कत कर रहा है। ठीक है, दे किल्ड मी, ये क्यों गलत है? मुझे लगता है इसके लिए हमें कोई पीएचडी करने की जरूरत है, कोई बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है। कॉमन सेंस सबको होता है, बस हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो दे किल्ड मी, ये सेंटेंस इलॉजिकल है, ये गलत है, क्योंकि इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो स्पीकर है जो बता रहा है उसको मार दिया गया था पास्ट में, तो फिर वो बता कैसे रहा है? हाँ, तो ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद ग्रामर के सारे रूल इस पे आपके सही बैठेंगे, लेकिन फिर भी ये गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रामर से मत पढ़ा करो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ रूल से मत पढ़ा करो, क्योंकि रूल से आप समझ नहीं पाओगे। रूल रट्टा होते हैं, वो कहीं काम करते हैं कहीं काम नहीं करते। ग्रामर ग्रामर के रूल के हिसाब से सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, लेकिन हमें पता ही ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं? तो सही करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप टेंस चेंज कर दो, सही करना है ना, सही करना है, आप टेंस चेंज कर दो। आप ऐसे लिख दो, दे विल किल मी। ठीक है, आप इसको ऐसे कर दो, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रखो, लेकिन मान लो ऐसे कर दो, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी। ये लो, सही हो गया। तो ऐसे कुछ करके आप लिख दो तो ये भी सही हो जाएगा। दे विल किल मी, फ्यूचर का टेंस बना दो। भाई दे विल किल मी, वो मुझे फ्यूचर में मार डालेंगे, लेकिन अभी तब तो मैं जिंदा हूं, तब तक तो मैं बात कर ही सकता हूँ। ठीक है, आप लिख दो दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, तो भी सही हो गया। ऑलमोस्ट किल्ड मी का मतलब एग्जैक्टली उन्होंने मुझे किल नहीं किया, लेकिन अधमरा कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मेन बात मेरे भाइयों ये है कि जब भी हम कभी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में ग्रामर और लॉजिक दो चीजें होती हैं। ठीक है, उन दोनों का हमें ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब मुझे लगता है आप एक ऐसी जगह पर आ गए हो जहां पर मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर कर सकता हूं कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है मीनिंग। किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए दोनों ही सही होने चाहिए। दोनों कौन सही होने चाहिए? सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस का मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या गलत है ये डिसाइड होता है ग्रामर से, जो आप रूल्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, ठीक है, उससे। सेंटेंस का मीनिंग सही है लॉजिकली या नहीं सही है वो पता चलता है कॉन्टेक्स्ट से, कॉमन सेंस से।
ठीक है। तो इतने देर में जो मैंने आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो केवल ग्रामर से सही या गलत नहीं होता है। उसको सही या गलत होने के लिए मीनिंग भी देखना पड़ता है। कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ग्रामर के हिसाब से तो सही होते हैं लेकिन वो फिर भी गलत होते हैं। आपके रूल उन पे सारे फिट बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी वो गलत हैं क्योंकि दे डोंट कन्वे लॉजिकल मीनिंग। ठीक है। तो सेंटेंस के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके कोई सेंटेंस बनता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि अ सेंटेंस रिप्रेजेंट्स अ ग्रामेटिकल फॉर्म। ठीक है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है एंड इट कैरीज सम मीनिंग, और वो किसी मीनिंग को भी कैरी करता है। तो सेंटेंस को पढ़ते समय उसको सोचने या समझने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप सोचोगे समझोगे तभी तो जान पाओगे इसका मतलब क्या है। और अगर आप बिना सेंटेंस को समझे, बिना उसका सेंस पकड़े उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गलतियां तो होंगी ना बच्चे। ठीक है। तो ग्रामर जो होती है उससे डिसाइड होता है कि कोई सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं सही है। कॉन्टेक्स्ट जो होता है उससे डिसाइड होता है किसी सेंटेंस का मीनिंग सही है या नहीं सही है। ठीक है। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है। स्ट्रक्चर का मतलब है फॉर्म्स एंड पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है। फॉर्म्स एंड पोजीशंस, बस इतना ही मतलब है। फॉर्म्स एंड पोजीशंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है। सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म्स और उनकी पोजीशंस वो ग्रामर से डिसाइड होती है कि कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस में किस जगह पर यूज होगा। ठीक है। और उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे वो किस फॉर्म में यूज होंगे। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी, नाउन सिंगुलर यूज होगा या नाउन प्लूरल यूज होगा, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा या सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा, कंजंक्शन यूज होगा या प्रेपोजिशन यूज होगी, कहां पर यूज होगी। तो जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में वो किस फॉर्म में यूज होंगे और किस पोजीशन पे यूज होंगे, ये ग्रामर से डिसाइड होता है। तो जो हम सेंटेंस में वर्ड्स लिखते हैं उनकी फॉर्म और उनका ऑर्डर जो होता है, उनकी जो पोजीशन सेंटेंस में होती है वो ग्रामेटिकल होनी चाहिए, वो ग्रामर से डिसाइड होती है। वो हम ग्रामर से सीखेंगे। ठीक है। चलो, दूसरा आ गया मीनिंग। कि मीनिंग से क्या पता चलता है? मीनिंग से ये देखो कि जो बात आप कह रहे हो ये लॉजिकली वैलिड है या नहीं है, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो वो कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे समझ में आएगा? जैसे यहाँ तो चलो हमने वर्ड की फॉर्म्स है और पोजीशन से उनसे हमने जान लिया कि स्ट्रक्चर सही है या नहीं सही है। मीनिंग का कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस से। भाई सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस को पढ़कर समझो और कॉमन सेंस से जानने की कोशिश करो ये जो बात कही जा रही है डज इट मेक सम सेंस, क्या इसका कोई लॉजिकल मतलब है कि नहीं है। अगर है उसका लॉजिकल मतलब तो फिर उसका सही है मीनिंग, नहीं तो गलत है। बात समझ में आई? तो कोई सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली मीनिंग के वाइज सही है या नहीं सही है वो पता चलता है उसके कॉमन सेंस से। आप कॉमन सेंस का यूज करके जान जाते हो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल है या नहीं है, वो आप जान जाते हो वर्ड्स की फॉर्म से और उनकी पोजीशन से सेंटेंस में। ठीक है, यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। अगर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें, सेंटेंस क्या हमने समझा, सेंटेंस में मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हमने वो समझा। किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए उसका ग्रामर भी सही होना चाहिए, साथ ही साथ में उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी फॉर्म मतलब सही होना चाहिए। तो सेंटेंस में दो चीजें, एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, एक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकल, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी लॉजिकल। ठीक है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। यहां तक क्लियर? चलो, अब ये जितनी बातें मैंने अभी तक कही हैं ये सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ ना जल्दी से करो फिर आगे बढ़े। लाइव हूँ मेरे भाइयों, क्या मजाक कर रहे हो? लाइव ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मत कहा करो। रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना, सब समझ में आएगा। अभी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे कि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। ऐसा ना हो कि मैंने 10 मिनट में आधे घंटे का पढ़ा दिया फिर बच्चे कंफ्यूज घूम रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने 15 दिन का टाइम लिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, अगर हम पार्ट्स की बात करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं वो वर्ड्स होती हैं, फ्रेजेस होती हैं और क्लॉजेस होती हैं। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम पार्ट्स देखें सेंटेंस के, तो एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के पार्ट्स को कैटेगराइज करें, तो सेंटेंस के पार्ट्स ही हैं वर्ड्स, वर्ड से मिलके तो सेंटेंस ही बनता है, ठीक है, फ्रेजेस और क्लॉजेस, इनके फंक्शन, इनके टाइप्स, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये हैं तीन शब्द, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही मतलब इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो तीन पार्ट हो गए सेंटेंस के, ठीक है। अच्छा, अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के पार्ट्स देखें, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। हो सकता है ये बात आप पहले से ना जानते हो, आपके साथ कभी पढ़ाई बताई ना गई हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ध्यान देना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो पार्ट होते हैं ना सेंटेंस के, वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग होते हैं। वो मीनिंग वाला जो एस्पेक्ट होता है सेंटेंस का, वो उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वर्ड, फ्रेज और क्लॉज जो होते हैं, वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, इससे रिलेटेड होते हैं। ये तीनों टर्म्स रिलेटेड होते हैं ग्रामर से, ठीक है। ये तीनों रिलेटेड होते हैं मीनिंग से, ये दोनों, सॉरी, ये दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रिलेटेड होते हैं मीनिंग से, ठीक है। यहां आ गया, चलो। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। सेंटेंस क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब हम मीनिंग वाइज जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है, मीनिंग वाइज, ग्रामर वाइज नहीं, मीनिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज नहीं। मीनिंग वाइज पार्ट ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं? मीनिंग वाइज पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाइयों। मीनिंग वाइज पार्ट ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं? अभी बता रहा हूं बेटा, सब बता रहा हूं, चिंता मत करो। धीरज, धैर्य, पेशेंस। अरे अभी तो मैंने बताया था भाई, मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग तीन होते हैं, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, जिनसे सेंटेंस बनता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिनसे कोई सेंटेंस बनता है। ये ध्यान रखना है, जो आपका टेस्ट होगा 15 दिन के बाद में, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। चलो, तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। डेफिनेशन बताओ, कौन बताएगा डेफिनेशन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट, बताइए। जल्दी बोलो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। सबको नमस्ते। बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, देखो। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, जो आपको याद करनी है, समझनी है, फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस का वो पार्ट
जिससे हमें ये पता चले कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट वी टॉक अबाउट। Sentence is such a part of the sentence as tells us what we talk about. सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। What we talk about, जिसके बारे में बात करते हैं सेंटेंस में। फिर प्रेडिकेट क्या होता है? What is told about the subject. सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। हालांकि आसान तरीका ये भी है, सब्जेक्ट के अलावा सब प्रेडिकेट ही होता है, लेकिन ऐसे क्यों याद करना, शॉर्टकट पे क्यों जाना? ये शुरुआत से जो हमें शॉर्टकट की आदत पड़ जाती है ना, फिर धीरे धीरे ये आदत हमारी मतलब कैरेक्टर बन जाती है, चरित्र बन जाती है। फिर हम चीजों को समझने के बजाय, उनको टाइम देने के बजाय शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। क्यों जाना शॉर्टकट पे? ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब प्रेडिकेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन थोड़े समय के लिए मान लिया है कि सब्जेक्ट को छोड़कर सब कुछ प्रेडिकेट होता है, तो आप उस बात को क्यों रट्टा मार रहे हो? आप शॉर्टकट क्यों बेमतलब का ढूंढ रहे हो, जबकि वो जाके कहीं पे फेल होगा? अभी मैं 5 ऐसे सेंटेंस लिख दूं, बताओ कितने ऐसे सेंटेंस लिख दूं जिनमें सब्जेक्ट को छोड़कर प्रेडिकेट के अलावा कुछ और भी बच जाएगा? तो ऐसा काम क्यों करना? जो सिखाया जा रहा है उसको क्यों नहीं सीखना? ठीक है, तो सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है। तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस एक मैसेज है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक मैसेज है। भाई मान लो हमने कुछ बोला या हमने कुछ लिखा, तो हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे या बोलेंगे? ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग तो सेंटेंस ही कन्वे करता है, तो हम उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे, बोलेंगे। तो सेंटेंस एक मैसेज है जिसका यूज कर कर हम कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ में, कोई जानकारी किसी के साथ में शेयर करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? मैसेज होता है। अब उसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। एक पार्ट हो गया प्रेडिकेट, एक पार्ट हो गया प्रेडिकेट। अब आप ये मान लो कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया टॉपिक ऑफ द मैसेज। ये क्या हो गया? ये हो गया टॉपिक ऑफ द मैसेज। और प्रेडिकेट क्या हो गया? डिटेल्स अबाउट द टॉपिक। ये टॉपिक के बारे में डिटेल्स हो गई। अब बताओ, थोड़ा आसान हुआ समझना क्या? सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का टॉपिक होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो हम कहते बोलते बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट की डिटेल्स होती हैं। अब बताओ, कुछ समझ में आया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? बोलो बच्चों। सबके कमेंट पहुंच रहे हैं। आप सबको मेरे से बहुत बात करने का मन कर रहा होगा, मेरा भी शायद हो सकता है मन कर रहा होगा बात करने का। लेकिन हमें पता कि बात करने से काम नहीं होता। काम काम करने से होता है, मेहनत करने से होता है। तो बात भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा काम भी तो कर लें। कुछ सीख तो लें, कुछ समझ तो लें, कुछ ऐसी हालत में तो आ जाएं कि बात करने का कोई मतलब निकले। तो अभी पढ़ लो, ठीक है। 2 4 5 दिन बाद मैं आपका रोना गाना सब सुनूंगा, आपसे खूब बातें करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ लो। बातें करते करते दिन महीने साल गुजर जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत में लग जाओ बस, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चले हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी में बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेना। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें यह पता चले कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मुझे आइडेंटिफाई करके देना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ डूइंग दिस
लिव्स देयर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जल्दी से बताओ। दूसरा सेंटेंस। इट विल हेल्प यू बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीजेस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताओ। दे लाफ्ड। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताओ। मैंने यहां पर 3 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। मैंने यहां पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या है इनमें, आइडेंटिफाई क्या है और प्रेडिकेट क्या है, जल्दी से सभी लोग। मैंने आपसे एक बात कही थी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपकी वो चीजें देखने का नजरिया नहीं होगा कि आप मेरी पूरी बात को पहले बार में समझो, क्योंकि आपका देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन बच्चों, एक मिनट, लेकिन हमें आना वहीं पर है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ना, ये सेंटेंस के ग्रामेटिकल पार्ट नहीं होते हैं, ये मीनिंग वाइज पार्ट होते हैं। मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मीनिंग के अकॉर्डिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, मीनिंग मीनिंग मीनिंग, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा, द ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ डूइंग दिस लिव्स देयर। एकमात्र व्यक्ति जो ये काम कर पाने में सक्षम है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? द ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा कर पाने में सक्षम है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो ये काम कर पाने में सक्षम है, और वो अकेला है और कोई नहीं है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने उसके बारे में क्या बताया कि वो जो आदमी ऐसा कर पाने में सक्षम है वो वहां रहता है, लिव्स देयर, वो वहां रहता है। तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो, ऐसे तो कोई मैं हाई फाई सेंटेंस तो नहीं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं तो सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, जिनको पढ़कर आप समझ लो। इस सेंटेंस में मैंने कोई ऐसा वर्ड तो नहीं यूज करा जो आप ना समझते हो, जिसका मीनिंग ना जानते हो, सबको जानते ही होगे। अब आपको मीनिंग से ये पता करना है, धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालनी है, ठीक है। एक मिनट। आपने सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि हम इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। भाई मान लो आपने सेंटेंस पढ़ा, तो सेंटेंस पढ़कर तुरंत ये सोचो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और फिर ये देखो आप उसके बारे में क्या बता रहे हो। देखो फिर से एक बार दिमाग में बिठा लो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिससे हमें पता चले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स एडजेक्टिव देता है, नहीं नहीं गलत, क्या बोल रहे हो हंसन। एडजेक्टिव्स नाउन्स प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, वो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये गलत है बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है इसको भूल जाओ तुरंत ही। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, आप गलत सुन रहे हो। मैं बोल क्या रहा हूं, तुम सुन क्या रहे हो? डैला हो क्या? हाँ, मैंने ये बोला क्या कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है? बेवकूफ, मैंने ये बोला कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि हम उसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो प्रेडिकेट वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो जिस पार्ट से पता चले सेंटेंस के, वो पार्ट प्रेडिकेट होता है। मैं कह क्या रहा हूं, तुम सुन क्या रहे हो? मैं बोल क्या रहा हूं, तुम समझ क्या रहे हो? हैं? ठीक है, चलो अब दूसरे में आ जाओ। इट विल हेल्प यू बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीजेस, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इट के बारे में। इट, क्या बात बता रहे हैं हम इट के बारे में?
कि इट विल हेल्प यू टू बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीजेस, ये तुम्हारी मदद करेगा सीजनल डिजीजेस से प्रतिरोध प्रतिरोधी बनने में, इम्यून बनने में। तो हम इट के बारे में बात कर रहे हैं। इट का मतलब कोई थिंग, कोई मेडिसिन वगैरह होगी। तो इट सब्जेक्ट हो गया। विल हेल्प यू बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीज, ये तुम्हारी मदद करेगा इम्यून बनने में सीजनल डिजीज के खिलाफ, ये प्रेडिकेट हो गया। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट बड़ा था, प्रेडिकेट छोटा सा था। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट छोटा है, प्रेडिकेट बड़ा सा है। तो कई बार बच्चे हमारे दिमाग में ऐसा बिठा लेते हैं कि सब्जेक्ट छोटा होता है, प्रेडिकेट बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। साइज से पता नहीं चलता सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, लेंथ से पता नहीं लगाया जाता कि इसमें 5 वर्ड है तो ये सब्जेक्ट ही होगा या प्रेडिकेट होगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, प्रेडिकेट वो बात जो आप उसके बारे में बता रहे हो। ठीक है, चलो अगले में आ जाओ। दे लाफ्ड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में, तो दे सब्जेक्ट हो गया। अब हम दे के बारे में क्या बता रहे हैं? कि वो हंसे, लाफ किया उन्होंने, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो दे सब्जेक्ट हो गया। नहीं, यू यू सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये ध्यान देना, ये धीरे धीरे आप लोगों को आगे सिखाऊंगा। अभी तो मीनिंग पे फोकस करो, ग्रामर पे फोकस मत करो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो ग्रामर से ना पहचान कर मीनिंग से पहचानने की कोशिश करोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सेंटेंस के पार्ट है मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो आप मीनिंग का फोकस करो, मीनिंग को समझो, सेंटेंस में क्या बात कही जा रही है, तब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सही पहचानोगे। अब आप मीनिंग को किनारे कर दोगे, कॉन्टेक्स्ट को किनारे कर दोगे, फिर आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ड, फ्रेज और क्लॉज होती हैं। ठीक है। आप मीनिंग के अकॉर्डिंग, आप ये यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो छोड़ो, आप सेंटेंस पढ़ो और ये समझो इसमें क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है और जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। खत्म। चलो, अब यहाँ पे हमने लिखा दे सब्जेक्ट है और लाफ्ड प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है और सिंगल वर्ड प्रेडिकेट है। अब एक चीज सभी लोग ध्यान देंगे, क्या? कि जब भी आप सिंगल वर्ड सब्जेक्ट लिखोगे तो वो कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक। और जब आप सिंगल वर्ड प्रेडिकेट लिखोगे तो वो हमेशा वर्ब होगी, हमेशा वर्ब होगी। किसी भी प्रेडिकेट में वर्ब का होना मस्ट है। ये आपको लिख लेना है। ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, जो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस बैच में, जो हम बेसिक्स के बाद में बनाएंगे, फ्री बैच होगा सबके लिए, उसमें आप पहली बार में ही एनरोल हो जाएं, पहली बार में ही आपको उस बैच को ज्वाइन करने का मौका मिल जाए। ठीक है। तो इसीलिए आप इन चीजों को स्पेशली ध्यान रखें, जो मैं ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। ठीक है। दे सब्जेक्ट हो गया, लाफ्ड प्रेडिकेट हो गया, है ना? तो जब भी कोई सिंगल वर्ड प्रेडिकेट होगा तो वो हमेशा कोई वर्ब ही होगी। और जब कोई सिंगल वर्ड सब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। दे प्रोनाउन होता है, लाफ्ड वर्ब होती है, आपको पता ही है। तो ध्यान ये रखना है कि नो प्रेडिकेट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब, बिना वर्ब के प्रेडिकेट्स नहीं बनाए जा सकते। प्रेडिकेट है तो उसमें मेन वर्ब जरूर होगी। मेन वर्ब के अलावा सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट हो और सिंगल वर्ड का प्रेडिकेट हो तो वो सिंगल वर्ड जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और जो सिंगल वर्ड प्रेडिकेट है वो कोई वर्ब ही होगी, ये कंफर्म है। बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बनता, प्रेडिकेट में वर्ब का होना मस्ट है, मस्ट है। वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, सब चलेगा, लेकिन वर्ब जरूर हो। ठीक। तो ये हमारा आज का बेसिक हो गया। आज हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। मैं एक बार जल्दी से आपको समझा देता हूं कि आज की क्लास में मैंने आपको समझाया क्या। 5 मिनट में आपका रिकैप हो जाएगा, 2 मिनट में भी हो सकता हो जाए। ठीक है। फिर बाद में तो आप अपना रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे। पहली चीज, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में बैच फ्री मिलेगा मेरे भाई। हाँ, चलो। पहली चीज, आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है। तो हमने ये सीखा कि भाई सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो और जिसका कोई कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग हो। ठीक है। सेंटेंस में जो वर्ड्स की फॉर्म होती हैं और उनकी जो पोजीशन होती है वो ग्रामर से डिसाइड होती है, और वो होती है स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होते हैं वर्ड्स, किस फॉर्म में यूज हो रहे हैं, किस पोजीशन पे यूज हो रहे हैं, वो ग्रामर से डिसाइड होता है कि उनकी फॉर्म और उनकी पोजीशन सही है या नहीं। ठीक है। सेंटेंस का जो मीनिंग है
वो लॉजिकल और कंप्लीट होना चाहिए। वो हमें पता चलता है अपने कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि जो बात कही जा रही है वो लॉजिकल है कि नहीं है, ये बात पूरी है कि अधूरी है। तो सेंटेंस को सही होने के लिए केवल ग्रामर से काम नहीं चलता, उसका मीनिंग भी लॉजिकल होना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं लेकिन फिर भी वो गलत होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होते। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, आप उनको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भी जो सेंटेंस होता है वो एक तरीके से मैसेज होता है, और उस मैसेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टॉपिक ऑफ द मैसेज और एक होता है डिटेल्स ऑफ द मैसेज। तो जो टॉपिक ऑफ द मैसेज होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो डिटेल्स ऑफ द टॉपिक होती है उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सीधे शब्दों में और आसान तरीके से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम किसी सेंटेंस के पार्ट्स करें ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस के पार्ट्स करें मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं। हो गया। किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट में मेन वर्ब का होना मस्ट होता है, बिना मेन वर्ब के प्रेडिकेट्स नहीं बनते। अगर हम कभी कोई ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट हो और सिंगल वर्ड प्रेडिकेट हो, तो वो जो सिंगल वर्ड प्रेडिकेट है वो वर्ब ही होगी, और जो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। जय हिंद। ठीक। तो ये आज की हमारी क्लास का क्रक्स था। आप इसका रिवीजन करें, आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। बाकी तो बस आज तो पहली क्लास, अभी तो शुरुआती है, अभी तो धीरे धीरे चल रहे हैं, दौड़ेंगे भी आगे, ठीक है। तो अभी तो धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है, तो वार्म अप हो जाएगा फिर हम लोग तेज दौड़े भी, ठीक है। हाँ, ठीक है। टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो बैच नहीं मिलेगा, नहीं। अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, देखो होता क्या है ना कि इंग्लिश को सब सीखना चाहते हैं, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, लेकिन समझने के लिए लोग तैयार नहीं होते। समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, बेसिक्स रिवाइज करने पड़ते हैं, लोग वो नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है तो लो इसका बैच ज्वाइन कर लेंगे तो हम अंग्रेज बन जाएंगे। बैच ज्वाइन करने से कोई अंग्रेज न बना है कभी, न बनेगा कभी। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिवीजन करना पड़ता है, आपको अपने काबिल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो है क्या कि आप हमारा सर ना कल खाओ, और मतलब हम आपका सर ना खाएं, इसीलिए ऐसा किया गया कि भाई ये फिल्टर हमने लगा दिया कि आप कम से कम बेसिक्स को तो समझो। आपको बेसिक समझ में नहीं आता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको पकड़ में नहीं आता, सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप बता देते हो कि सब्जेक्ट डूअर होता है, तब तो इंग्लिश सीख चुके हैं। आपसे पूछे कोई सब्जेक्ट क्या होता है और आप बता दो कि सब्जेक्ट डूअर होता है, तब तो आपने सीख ली इंग्लिश, फिर तो आप जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। जब आपको ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है तो इंग्लिश सीखोगे कैसे। कोई पूछ दे सेंटेंस क्या होता है तो साय मैं बातें करते हो, तो कैसे सीख पाओगे। कोई कह दे फ्रेज कितनी होती है, कितने टाइप की होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे सीखोगे इंग्लिश। कोई पूछे क्लॉज कितने टाइप की होती है, एडवर्ब क्लॉजेस के फंक्शन क्या होते हैं, तो आप एडवर्ब क्लॉजेस ही ना पता पाओ, आप सेंटेंस में क्लॉज को पहचान ही ना पाओ कि एडवर्ब क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, तो आप नहीं सीख पाओगे ना। तो इसलिए आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है कि भाई बेसिक पढ़ो, इसको समझो। अगर आप इतना समझ सकते हो तो फिर आप उस बैच के काबिल हो। नहीं समझ सकते हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा, हर महीने 2 बार टेस्ट हुआ करेगा। आप 15 दिन तक ये जो 15 क्लासेस होंगी इनको फिर से रिवाइज करो, फिर से अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, दोबारा टेस्ट दो, दूसरी बार में क्वालिफाई कर लोगे तब बैच ज्वाइन कर लेना। तो बात सीधी सी है, हर कोई इंग्लिश सीख भी नहीं लेता, हर कोई इंग्लिश सिखा भी नहीं लेता, ना हर कोई सीख सकता, ना हर कोई सिखा सकता, बात सीधी सी है। तो उसके सीखना सब चाहते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहिए उन्हें, रूल चाहिए उन्हें। शॉर्टकट रूल वाला तो मेरा तरीका ही नहीं, आप जानेंगे होगे इतनी देर में, ठीक है। चलो। तो आज के लिए भाइयों इतना ही, बाकी आप सभी बहुत बातें करना चाहते हो, मैं भी बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन सब अगली क्लास में, ठीक है। टाटा बाय बाय, थैंक यू, खूब पढ़ो खूब बढ़ो।